जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद शाहनवाज आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस माइंड्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें पीसीएस के लिए, खासतौर पे पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, को मिला के कह सकते हैं आप, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ला रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है उसको एक धार मिल सके। तो इसी श्रृंखला में आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ कुछ नए प्रश्नों के साथ, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाले हैं। और इनसे संबंधित अगर डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया तो कम से कम इनसे संबंधित फैक्ट्स आपके पास आएंगे, जिनकी मदद से आप उन तमाम क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देखिए क्या क्वेश्चन है भैया। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मैचिंग करने के लिए दिया गया है। एक तरफ दिया गया है कि एक तरफ नदियां हैं और दूसरी तरफ दिया गया है कि इन नदियों का स्रोत क्या है, इन नदियों का सोर्स क्या है, कहां से नदियां निकलती हैं। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए भैया देखते हैं, हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, सोर्स रीजन, ठीक है ना। कौन सा रीजन है और कौन सा सोर्स है। ब्रह्मगिरी हिल्स है, वेरीनाग स्प्रिंग है, महाबलेश्वर है, छोटा नागपुर प्लेटू है। ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सोर्सेस को याद रखना है। और ये जो सोर्सेज हैं, जैसे पहला है ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है ना। तो ब्रह्मगिरी हिल्स जो है वो साउथ में है, और साउथ में इसमें जो है दो नदियां हैं, और एक है महाबलेश्वर, ये भी साउथ में है, वेस्टर्न घाट्स में है ये, और वेस्टर्न घाट्स में ये भी है। तो महाबलेश्वर और कावेरी, देखिए पहले ब्रह्मगिरी का सीधा हो जाएगा कावेरी, और महाबलेश्वर का हो जाएगा कृष्णा रिवर। वेरीनाग स्प्रिंग जो है वो झेलम, झेलम नदी जो है वो वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, और छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो सुवर्ण रेखा अर्थात सुवर्ण रेखा नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चारों एकदम मैच्ड हैं, आप समझिए। तो ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के पास जो है एक है कावेरी ताल, कावेरी, कावेरी ताल, ठीक है ना, ताल, कावेरी ताल, जिसको बोलते हैं कावेरी, कावेरी ताल, ठीक है ना, कावेरी ताल, कावेरी ताल, वहां से कावेरी नदी निकलती है। ठीक लीजिएगा, यहीं से ब्रह्मगिरी के कावेरी ताल से ये निकलती है। झेलम जो है, झेलम, झेलम खास तौर पे निकलती है, कहां से निकलती है, पीर पंजाल रेंज से। पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। पीर पंजाल रेंज से निकलती है झेलम। और पीर पंजाल के कहां से निकलती है, वेरीनाग स्प्रिंग। स्प्रिंग एक धारा होती है, बड़ी तेज गति से प्रवाहित होती है, और वो धारा जो है जल की धारा होती है। तो ये पीर पंजाल रेंज के वेरीनाग स्प्रिंग से इस नदी का उद्भव होता है, झेलम नदी का उद्भव होता है। ये कश्मीर की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। चलिए भैया आगे चलते हैं। महाबलेश्वर, ये भी आपका वेस्टर्न घाट्स में है, अवस्थित है, और यहाँ से कौन नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है, ठीक है ना। कृष्णा नदी निकलती है, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 1400 किलोमीटर है। चलिए आगे। छोटा नागपुर पठार, यहाँ से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, बहुत खास नदी है, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लें। छोटा नागपुर पठार से कौन नदी निकलती है, सुवर्ण रेखा नदी निकलती है। तो मिलाइए 1 2 3 4, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मिला के ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए भैया आगे चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है असर्शन है और रीजन है। एक असर्शन है और क्या है, रीजन है। तो रीजन जो है क्या है, इसको समझना है। असर्शन कथन क्या है, कारण क्या है, इसको दोनों को देखना है। तो चलिए पहले कथन का परीक्षण करते हैं। कथन कह रहा है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर फॉर्म्ड इन विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एंड एयर टेम्परेचर इज लो। हिंदी में थोड़ा समझते हैं हम लोग। कह रहा है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन किसे कहते हैं, पहले इस बात को समझिए आप। जब आंधी तूफान की अवस्था ना हो, जब साइक्लोन की अवस्था ना हो, उसको एंटी साइक्लोनिक कहता है। साइक्लोनिक मतलब जब बहुत ज्यादा तूफान, आंधी तूफान वाला मौसम हो, साइक्लोनिक, और जब ना हो तो एंटी साइक्लोनिक, उस अवस्था को कहते हैं। तो एंटी साइक्लोनिक मतलब साफ सुथरा मौसम कब होता है, विंटर सीजन में होता है क्या, खास तौर पर तब जबकि जो वायु दाब होता है वो ज्यादा होता है, और जो हवा का जो है तापमान होता है कम होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। हाई प्रेशर कब बनता है, आप लोगों को, आप लोग जानते होंगे, अवगत होंगे इस बात से कि हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब का क्षेत्र,
उच्च दाब जो होता है, हाई प्रेशर, यह कब बनता है? जब जब तापमान जब तापमान जब तापमान जो होता है कम होता है, ठीक है ना। जब तापमान कम होता है तो उच्च दाब क्षेत्र बनता है। जैसे नॉर्थ में दिसंबर और जनवरी का महीना, फरवरी जनवरी दिसंबर इन सब का महीना में आपके यहाँ खासतौर पे नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में क्या रहता है? हाई प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, ठीक है ना। जबकि मई जून जुलाई इस महीने में, इन जो ये 3 महीने हैं, इनमें हमारे यहाँ क्या रहता है? लो प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रहता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट ये आपका सही सपोर्ट कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है? क्या इसका कारण यही है? क्या कारण है? विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया कॉजेज साइक्लोनिक डेवलपमेंट एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस विद लो टेम्परेचर। तो क्या ये जो घटना हो रही है, कौन सी घटना? एंटी साइक्लोनिक कंडीशन जो फॉर्म हो रही है नॉर्थ इंडिया में, क्या उसका कारण यह है कि नॉर्थ इंडिया में ठंडियों में जो वर्षा होती है, जो वेस्टर्न साइक्लोन से होती है, जो जो है आपका भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उससे प्रभावित जो हवा का झोंका आता है जिससे वर्षा होती है ठंडियों में, क्या वो कारण है कि यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन फॉर्म करता है? बिल्कुल ये गलत है, ये कारण नहीं हो सकता, ठीक है ना। वर्षा कहाँ से कारण हो जाएगी भाई? तापमान कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के ये कारण नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी कारण नहीं है। ये हमारा तापमान कारण होता है कि उच्च वायुदाब बनता है, वर्षा कारण नहीं होती। तो कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा? ये असर्शन सही है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा और समझा देते हैं हम। विंटर रेनफॉल अपने भारत में क्यों होती है? विंटर रेनफॉल रेनफॉल फ्रेंड्स, we see southwest monsoon causing rainfalls in the western ghats plus some significant portion of India, but by the time the southwest monsoonal winds reach Himalayas, खासतौर पे हिमालय के क्षेत्रों में, तब तक उनका जो मॉइस्चर होता है खत्म हो जाता है। जब तक वो हिमालय क्षेत्र में पहुंचती है तो उनका मॉइस्चर कंटेंट खत्म हो जाता है। तो हिमालयी क्षेत्रों में साउथ वेस्ट मानसून बड़ा कम वर्षा करा पाता है, ठीक है ना। तो हिमालय क्षेत्र में थोड़ी बहुत वर्षा जो होती है, खासतौर पे उन क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, तो इन इलाकों में भी थोड़ी बहुत वर्षा ठंडी में होती है। आपने देखा होगा मार्च में और फरवरी के लास्ट तक वर्षा होती है, तो ये साइक्लोनिक वर्षा होती है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना, वेस्टर्न साइक्लोन। तो ये आते हैं जेट स्ट्रीम के साथ और वो कुछ जो है वर्षा करा देते हैं अपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, अपने उत्तर पश्चिमी भाग में जो है देश के, तो वहां करा देते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो वर्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, सारे नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलिए भैया आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गिवन below are two statements, नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। One is labeled as assertion A and other is reason R. दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें कथन और कारण दोनों है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, परीक्षण करेंगे। क्या कह रहा है? द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। क्या कह रहा है? जो तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु का तट, ये तट है तमिलनाडु का तट, यह सूखा रहता है, ड्राई रहता है, सूखा रहता है, ये सूखा रहता है, ठीक है ना। जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, तो क्या यह जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय तमिलनाडु का तट सूखा रहता है? बिल्कुल सूखा रहता है, बिल्कुल सूखा रहता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, अभी बताऊंगा मैं कैसे वर्षा होती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है, अर्थात असर्शन सही है। कारण पे थोड़ा आते हैं। कारण क्या कह रहा है कि तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द वे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग मानसून सीजन। वेरी गुड। तो क्या कह रहा है कि यह जो है समानांतर है, किसके समानांतर? ठीक है ना, समांतर है या समानांतर है इसके? बे ऑफ बंगाल ब्रांच के, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के
ये क्या है, समानांतर है, ठीक है ना। तो ये बे ऑफ बंगाल के समानांतर है। खासतौर पे आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये देखिए, तो ये जो हवाएं होती हैं साउथ वेस्ट में ऐसे निकल जाती हैं, ठीक है ना, ऐसे निकल जाती हैं, ऐसे निकल जाती हैं, निकल जाती हैं। ये जो हमारा तट है, तमिलनाडु का तट जो है, इस पर वर्षा नहीं कराती है, तो निकल जाती हैं, पहला कारण है। दूसरा कारण क्या कह रहा है, इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया क्या मतलब होता है, जहां पे वर्षा न हो, ठीक है ना, वर्षा न हो। खासतौर पे ऐसा इलाका, खासतौर पे ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पे, जहां पर मानसूनी, मानसूनी हवाएं कमजोर हो जाती हैं, कमजोर रहती हैं, ठीक है ना, हावी नहीं हो पाती। जब तक हावी नहीं होगी तब तो वर्षा कहां कराएगी, ठीक है ना, पहुंच नहीं पाती। तो उसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। तो अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है, ये वाला जो ब्रांच है, ये जो जाती है हवाएं, ये जो जाती हैं हवाएं, ये भी यहाँ पहुंचती नहीं, से निकल जाती है, ऊपर निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये इस पोर्शन को, खासतौर पे इस पोर्शन को, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को खासतौर पे, ये वाला जो पोर्शन है आपका तमिलनाडु वाला, इस पोर्शन को टच नहीं करते, निकल जाती हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए, पैरेलली निकल जाती हैं। इससे क्या होता है कि द होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। नीदर अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून और बे ऑफ बंगाल ब्रांच, नीदर ऑफ देम कॉजेज एनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल हियर इन तमिलनाडु। कोई भी वर्षा नहीं होती इधर, ध्यान दीजिएगा, साउथ वेस्ट मानसून से। ये इधर निकल जाता है, ये इधर निकल जाता है, रेन शैडो जोन में पड़ता है ये इसके अरेबियन सी ब्रांच के, और इधर पैरेलल निकल जाता है, तो टकराव होता नहीं, बारिश नहीं होती। बाद में यहाँ पे वर्षा होती है जब रिटर्निंग मानसून आता है, जब रिटर्न मानसून आता है, रिटर्निंग मानसून आता है, तो ये तट, म्यांमार के तट से हल्का टकरा कर सीधा इसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, और आने के बाद बे ऑफ बंगाल से यहाँ से खूब सारा नमी बटोरता है, नमी बटोरता है, बटोरने के बाद यहाँ पे वर्षा कराता है टकरा कर, ठीक है ना। यही कारण है, यही कारण है कि तमिलनाडु में, यही कारण है कि तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ठंडी में बारिश होती है, ठंडी में, ठीक है ना, ठंडी में वर्षा होती है, ठंडी में वर्षा होती है। ठंडी का मतलब होता है जो है विंटर सीजन, विंटर सीजन में वर्षा होती है, ध्यान दीजिएगा, नवंबर महीने में, ठीक है ना। और हल्की वर्षा नहीं होती, बहुत भयंकर वर्षा होती है। ऐसी वर्षा होती है कि पूरा बाढ़ आ जाता है, फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है पूरे स्टेट के अंदर। तो बहुत बेहतरीन वर्षा होती है, इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर देखिए, सुनामी वार्निंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन। सुनामी को चेतावनी देने वाला एक केंद्र बनाया गया था भारत के अंदर, कब बनाया गया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस फैक्चुअल क्वेश्चन है, बताइए। तो ये क्वेश्चन देखिए भैया, सुनामी वार्निंग सेंटर, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। वार्निंग सेंटर, ठीक है, सुनामी वार्निंग सेंटर। अब देखिए, सुनामी वार्निंग सेंटर जो हमारे यहाँ बना, वो क्यों बना? आप लोग जानते होंगे कि 2004 के अंदर बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल के अंदर भयंकर सुनामी आई थी, ध्यान दीजिएगा, आई थी नहीं आई थी, भयंकर सुनामी आई थी, 2004 में आई थी। पूरे बे ऑफ बंगाल में भयंकर सुनामी आई थी 2004 में। इसका परिणाम हुआ कि जो हमारा अंडमान है, अंडमान निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है ना, डूब गया था, डूब गया था, ठीक है ना, डूब गया था, हमारा अंडमान निकोबार डूब गया था, ध्यान दीजिएगा, ये डूब गया था, ठीक है। यहाँ का इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये पूरी तरह से इंदिरा पॉइंट, पॉइंट डूब गया था, पूरी तरह से डूब गया था, ठीक है, हाँ, पूरी तरह से डूब गया था इंदिरा पॉइंट। तो इसी के मद्देनजर, इसी के मद्देनजर बात क्या हुई कि एक साल बाद, खास तौर पे 2005 के अंदर, 2005 में, खास तौर पे 2005 में, 2005 में ये जो है एक सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया गया, और ये कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में, 2005 में बनाया गया,
कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कहाँ बनाया गया? हैदराबाद में बनाया गया सुनामी वार्निंग सेंटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुनामी आ गई तो सब परेशान हो गए। जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि भाई एक वार्निंग सिस्टम तो होना ही चाहिए। और अपने देश में सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी समस्या का कोई सोल्यूशन खोजता ही नहीं। जब समस्या से परेशान होंगे तब सोल्यूशन खोजेंगे, बीमार होंगे दवा खोजेंगे, ठीक है ना। एहतियात नहीं करेंगे, बीमारी ना हो। तो एहतियात की कमी है। तो को मिला के जब समस्या आई तो उन्होंने निदान किया और एक वार्निंग सेंटर बनाया गया 2005 में हैदराबाद में। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भैया। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द कोयना रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज लाइकली टू बिकम मोर अर्थक्वेक प्रोन इन नियर फ्यूचर। असर्शन है ये भी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल खूब क्वेश्चन उठा रहा है असर्शन से, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए खूब। क्या कह रहा है? कोयना क्षेत्र, कोयना क्षेत्र, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र इज लाइकली टू बिकम मोर अर्थक्वेक प्रोन। अर्थक्वेक प्रोन का मतलब होता है अत्यधिक भूकंपीय, अत्यधिक अत्यधिक संवेदनशील, 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 अत्यधिक संवेदनशील, ठीक है ना। बहुत ज्यादा संवेदनशील किस लिहाज से? भूकंप के लिहाज से, भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा संवेदनशील इलाका बन जाता है कौन? कोयना क्षेत्र। कोयना क्षेत्र, कोयना एक नदी भी है, ध्यान दीजिएगा, कोयना एक नदी भी है। तो कोयना कृष्णा की रिवर की जो है सहायक नदी है कोयना नदी। तो महाराष्ट्र इज लाइकली टू बिकम मोर अर्थक्वेक प्रोन इन नियर फ्यूचर, ठीक है ना। नियर फ्यूचर में क्या अर्थक्वेक प्रोन हो जाएगा ये क्षेत्र? ये पहला स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही है, हो सकता है हो जाए। कारण थोड़ा पकड़ते हैं। कोयना डैम इज लोकेटेड ऑन एन ओल्ड फॉल्ट प्लेन विच में get activated more frequently with changes in water level in Koyna reservoir. So we all know that reservoirs is one of the causes of the earthquake. और चूंकि कोयना क्षेत्र जो है हमारा जो एरिया है यह पूरा फॉल्ट एरिया है। फॉल्ट का मतलब होता है भ्रंश वाला इलाका है, भ्रंश घाटी वाला इलाका है, भ्रंश वाला इलाका है। तो भ्रंश वाला इलाका जो होता है बड़ा ही डिस्टर्ब इलाका होता है। क्या होता है? बहुत ही डिस्टर्ब होता है, अनियमित होता है, अनियमित होता है, ठीक है ना, भ्रंश वाला इलाका। लिहाजा स्थिति क्या बनती है कि ये बड़ा डिस्टर्ब रहता है। दूसरी बात क्या कह रहा है भाई? कह रहा है द कोयना डैम इज लोकेटेड ऑन एन ओल्ड फॉल्ट प्लेन विच में गेट एक्टिवेटेड। तो एक्टिवेट हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? इसकी संभावना प्रबल है, हो सकता है। क्यों? क्योंकि चेंजेस इन द वाटर लेवल इन कोयना डैम या रिजर्वायर। तो कोयना जो डैम है, कोयना डैम क्या है? डैम एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब जलस्तर बढ़ता है तो वो निचली सतह को डिस्टर्ब करता है, इससे भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। और चूंकि कोयना क्षेत्र जो है कह रहा है फॉल्ट पे स्थित है, भ्रंश पे स्थित है, तो भ्रंश वाला इलाका बड़ा संवेदनशील इलाका होता है। और अगर भ्रंश पे स्थित है और हल्का दबाव जल का बना तो हो सकता है डिस्टर्बेंस आ जाए और अर्थक्वेक आ जाए। तो ऐसी संभावना है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट जो है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, कारण भी सही है, ठीक है ना। ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया भाई। क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के राजा से भिन्न होता है, अलग होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है, सही है भाई। प्रेसिडेंट अलग होता है, वो ब्रिटिश किंग अलग होता है, ठीक ना। ये संवैधानिक पोस्ट है, वो संवैधानिक पोस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो मिला के ये आपका असर्शन सही है। अब आते हैं बात रीजन की बात करते हैं। ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। तो क्या सिमिलर होता है अपने यहाँ का राष्ट्रपति का पद और अमेरिका के राष्ट्रपति का पद? कुछ मामलों में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है हमको। वी गेट टू सी सम सिमिलैरिटीज इन सम मैटर्स, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो बिल्कुल भी समानता नहीं है। क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है, ठीक है ना, हमारा जो राष्ट्रपति उसको बोला जाता है उसके पास नॉमिनल पावर्स हैं, नॉमिनल पावर्स हैं, अर्थात नाम मात्र की शक्ति है, ठीक है ना। सिंबॉलिक जो है हेड होता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है वो रियल पावर को एक्सरसाइज करता है, रियल पावर को होल्ड करता है। ध्यान दीजिएगा, रियल पावर को होल्ड करता है, चीज समझिए आप, ठीक है ना। हमारे इंडिया में क्या होता है? रियल पावर किसके हाथ में होती है भैया? रियल पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, है ना, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। और अमेरिका में क्या होता है? रियल पावर किसके हाथ में होती है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, ठीक है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, ये अंतर होता है, बुनियादी अंतर होता है। तो बिल्कुल ये असर्शन आपका गलत है, सॉरी रीजन आपका गलत है, असर्शन सही है। तो ये सही है, ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ये आपका स्टेटमेंट सी, मतलब ये जो है आपका सही उत्तर है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा आफ्टर मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा विद इन 14 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिकमेंडेशंस एंड देन गेट देम इनकॉर्पोरेटेड इन द बिल। तो क्या सही है? थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं हम लोग। कह रहा है कि रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा की सिफारिश आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, खासतौर पे तब जबकि एक मनी बिल अर्थात धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पास किया जाए और राज्यसभा को भेजा जाए। ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा की रिकमेंडेशन है उसको प्राप्त करवाना चाहिए कब तक? 14 दिन के अंदर। तो बात सही है, बिल्कुल सही है ये बात बिल्कुल सही है। मतलब राज्यसभा इज बाउंड टू प्रोवाइड इट्स रिकमेंडेशंस whether positive or negative whatever within the time frame of 14 days, so it is as true as anything else। तो ये सही है भाई, बिल्कुल सही है ये बात। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, रीजन की बात करते हैं। मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। क्या मनी बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मनी बिल इज द ओनली बिल दैट कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, राइट, एंड इट इज अंडर आर्टिकल, तो आर्टिकल भी याद रखिए भैया, आर्टिकल है 110, ठीक है, मनी बिल। सो मनी बिल, ठीक है, तो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, ध्यान दीजिएगा, नहीं होता ये कहाँ होता है? सिर्फ लोकसभा में होता है, ध्यान दीजिएगा भैया, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, असर्शन सही है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड। तो अमेंडमेंट बिल जो होता है, अमेंडमेंट बिल जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ प्रेजेंट किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए कहाँ पेश किया जाता है, अ बिल फॉर द अमेंडमेंट। पहली बात तो समझिए, अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 में है, ठीक है, और ये कहाँ पेश किया जाता है? ये पेश किया जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पेश किया जा सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, इसमें कोई जो है समस्या नहीं है। इट कैन बी प्रेजेंटेड इधर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है, कहीं भी पेश किया जा सकता है। आर्टिकल 368 आपको याद रखना है, ये अमेंडमेंट करवाता है, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेट लिस्ट। तो इसमें कह रहा है कि किस आर्टिकल के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात संसद को यह शक्ति होती है कि वो राज्य के विषय पर कानून बना सके। राज्य के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत संसद को प्राप्त होती है, तो इसको हमको देखना है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल कौन सा है, ज्यादा घुमाना नहीं है, ये आप रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए आप। ये आर्टिकल 249 है, ठीक है ना, ये आर्टिकल 249 है। आर्टिकल 249 के तहत, ठीक है, एकदम क्लियर करिए, बहुत ज्यादा घुमाना टलाना नहीं है। और दूसरी चीज, मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता तमाम चीजों को, जो क्वेश्चन है उसी संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ताकि आपके दिमाग में बना रहे एकदम, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन से क्या होता है कि चीजें फिर इधर उधर हो जाती हैं और फिर जो है क्लियरिटी की कमी आ जाती है। तो आप एकदम क्लियर रहिए इन चीजों को लेकर। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है भाई, क्या कहता है? कहता है कि जो पार्लियामेंट है ना, कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है पार्लियामेंट। कौन कहता है? आर्टिकल 249 कहता है, ठीक है ना। आर्टिकल 249 सेज पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज इवन ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है पार्लियामेंट 249। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और इसमें पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यू ऑफन मेक मिस्टेक्स just because you do not read the sentences or statements properly and so you actually make a lot of mistakes। तो यहाँ पे क्या काम करिए कि आप सेंटेंस बढ़िया से देखिए। कह रहा है नॉट, यहाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, ये पकड़िए आप, नहीं।
चलिए जांच पड़ताल करते हैं स्टेटमेंट्स की। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। क्या ऐसा होता है क्या? वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या लोकसभा की सदस्यता या उसकी पात्रता जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है भाई, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट उसकी क्वालिफिकेशन अलग होती भाई। ये हाउस ऑफ पीपल में नहीं जाता, कहां जाता है? राज्यसभा में बैठता है, राज्यसभा में बैठता है। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का हेड होता है ये, ठीक है ना, चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो लोकसभा से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो कहां का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट? ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। हाँ चलिए आगे। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो पहला हमारा एक तो बन गया, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल में नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा में होता है। तो एक स्टेटमेंट आपको मिल गया, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी ए कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, ये सही है। ठीक, राज्यसभा का चुनाव खासतौर पे वाइस प्रेसिडेंट कोई भी लड़ सकता है, तो मिला के स्टेट लेजिस्लेचर से भी कोई जा सकता है और बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। तीसरा क्या है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, दोनों का उतना ही होता है, 5 साल होता है, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू अ फॉर्मल इम्पीचमेंट। यहाँ पे देखिए ट्विस्ट है, यहाँ पे लिखा है फॉर्मल इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट नहीं होता, इम्पीचमेंट जो है ना वो बड़ी बड़ी प्रक्रिया है। राष्ट्रपति और जो है हाई कोर्ट के जजेस वगैरह का होता है, इनका इम्पीचमेंट नहीं होता, इनका बहुत ही फॉर्मली तरीके से राज्यसभा में वोटिंग के माध्यम से इनको जो है हटा दिया जाता है, और इसके बाद थोड़ा सा एक अप्रूवल लिया जाता है, नाम मात्र का नॉमिनल अप्रूवल, वो लोकसभा से प्राप्त किया जाता है, लेकिन हटाती है राज्यसभा। तो यहाँ पे कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो 2 स्टेटमेंट सही और 2 स्टेटमेंट गलत, पूछ रहा है गलत, तो मिला के आपका ऑप्शन हो जाएगा 1-4, तो ये है 1-4, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। The electoral college of president consists of, इलेक्टोरल कॉलेज किसे बोलते हैं? सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एन इलेक्टोरल कॉलेज इज ऑल अबाउट। सबसे पहले तो आप समझिए है क्या इलेक्टोरल कॉलेज। उस जो है तंत्र को बोला जाता है जिसमें वो तमाम लोग, खासतौर पर पात्र लोग शामिल होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट के चुनाव प्रक्रिया में कौन कौन लोग वोट देंगे, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, ये राज्यसभा लोकसभा दोनों भाग लेती है इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत है भाई, ये गलत हो गया, क्योंकि बोथ हाउस नहीं है, एक हाउस। लेजिस्लेटिव असेंबली भाग लेती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भाग नहीं लेती, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स, बिल्कुल सही है, सारे लोग भाग लेते हैं, ठीक है, सारे लोग भाग लेते हैं, सही है। और चौथा क्या कह रहा है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये भी सही है, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरीज है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। अभी हालांकि जम्मू कश्मीर में भी हो गया है, ठीक है ना, तो ये लोग भी भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी जम्मू कश्मीर वाले भी भाग लेते हैं, तो नॉट जस्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी बट जम्मू कश्मीर ऑल्सो, ठीक है, जम्मू कश्मीर ऑल्सो, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट हो गया पहला, तीसरा, चौथा, ये सही हो गया आपका स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज, ये आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में ये है, इस बात को रखिएगा, जो आर्टिकल 54 है दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आबिद हुसैन, आबिद हुसैन कमेटी वाज रिलेटेड टू, आबिद हुसैन कमेटी कब आई थी और किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आबिद हुसैन कमेटी कब आई थी, किससे संबंधित है? तो आबिद हुसैन कमेटी भैया सबसे पहले समझिए, ये कमेटी आई थी आपकी 1995 में, कब आई थी? 1995 में आई थी। और किससे संबंधित है ये संबंधित है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से संबंधित है, एकदम सही है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। आबिद हुसैन कमेटी कब आई थी? 1995 में आई थी, किससे संबंधित है? स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया द एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एपीसी के बारे में क्वेश्चन पूछा, एपीसी द एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, एपीसी
कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, कब सेटअप किया गया, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसका सेटअप हुआ खासतौर पे 1965 में, ठीक है ना। जो कालांतर में CACP बन जाता है, ठीक है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है ना, CACP। इसकी स्थापना हुई थी 19 1985 में, ठीक है। खासतौर पे इसी को प्रमोट कर दिया गया था, APC को रिनेम कर दिया गया था कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, तो 1985 में, ठीक है। CACP वही संस्था है जो MSP की रिकमेंडेशन देती है, ठीक है ना। MSP इज रिकमेंडेड बाय CACP एंड देन इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। बहुत ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, तुम सिंपल है, इस चीज को आपको समझना है। इस जो APC है इसी को प्रमोट करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया गया था 1985 में, और ये मूल तौर पे APC की स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या करता है, CACP MSP को रिकमेंड करता है, MSP को क्या करता है, रिकमेंड करता है, मतलब सिफारिश करता है, इसकी सिफारिश करता है, ध्यान दीजिएगा, सिफारिश देता है MSP के लिए, ठीक है ना। फिर MSP लागू कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14, चलिए देखिए। द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेजेस फूड ग्रेन्स, वो कौन सी प्राइस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज करती है अनाज को, ठीक है ना। जो अनाज जिसको बोलते हैं खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स का मतलब होता है जो खाने का काम करे ऐसा अनाज, तो खाद्यान्न, इनका खासतौर इनकी खरीदारी वो किस प्राइस पे करता है यही आपको बताना है। इसमें देखिए चार्ट तो दिया गया है प्राइस, पहला है सीलिंग प्राइस, दूसरा है मार्केट प्राइस, तीसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और चौथा है प्रोक्यूरमेंट प्राइस। तो प्रोक्यूरमेंट कर रही है, ठीक है ना, क्या कर रही है, परचेज का मतलब खरीद रही है, प्राप्त तो कर रही है, प्रोक्यूरमेंट प्राइस, ठीक है ना, अधिग्रहण कर रही है, ठीक है ना। को मिला के प्रोक्यूरमेंट प्राइस आपका हो जाएगा, MSP नहीं होगा, क्योंकि MSP जो होता है ना वो मिनिमम प्राइस होता है जिसपे सरकार खासतौर पे तब जबकि किसान बाध्य हो उसका खाद्यान्न खरीदती है, तो बिल्कुल ये नहीं होता। मार्केट प्राइस बिल्कुल अलग हो जाता है। मार्केट प्राइस क्या होता है, कास्ट प्राइस में जब आप टैक्स वगैरह जोड़ देते हो तो मार्केट प्राइस बन जाता है, तो बिल्कुल ये नहीं होता। सीलिंग प्राइस जो होता है वो सीलिंग जब हम लगाते हैं किसी चीज पे एक थ्रेशोल्ड स्थापित करते हैं तो उसको सीलिंग प्राइस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा प्रोक्यूरमेंट प्राइस, ये एकदम सीधा सा आंसर है आपका, ठीक है ना। इसी पे खाद्यान्न को खरीदती है सरकार, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, कब ये स्कीम आई थी, इसी बारे में प्रश्न है, बताइए। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ये खास तौर पे आई थी 1990 1998 में आई थी, 1998-99 में आई थी। और इससे क्या सहूलियत मिली, क्या फायदा हुआ किसानों को, लोन वगैरह लेने में फायदा हुआ, खासतौर पे कृषि लोन लेने में इनको फायदा हुआ, जिससे क्या ये फर्टिलाइजर खासतौर पे उर्वरक वगैरह खरीद लेते थे, टाइम पे खरीद लेते थे, ठीक है ना। और कृषि लागत को को सुव्यवस्थित करने के लिए, मतलब मैनेज करने के लिए, को कृषि लागत को ठीक करने के लिए, ठीक है, कि हम कृषि लागत को ठीक कर लें, अपने फेवर में कर लें, संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए। ये क्या आया था स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ध्यान दीजिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर प्रमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ये मोदी गवर्नमेंट लाई थी, कब लाई थी भाई, ये स्कीम लाई थी, कब लाई थी, ध्यान दीजिएगा, 5 अप्रैल 2016 में, 2016, ठीक है ना।
ये स्कीम लाई थी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। किससे संबंधित है ये स्कीम? सीधा आपका वुमेन, एससी एंड एसटी से संबंधित है। क्या कहती है स्कीम, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दिस स्कीम एक्चुअली सेज। क्या कहती है? यह स्कीम कहती है कि इनको 10 लाख से लेकर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लोन किस लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा? ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज को स्थापित करने के लिए। यार इंटरप्राइज, ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज मतलब नए प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नए प्रोजेक्ट। ठीक है ना, नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए। अच्छा, ये दिया कैसे जाएगा? किसको किसको मिलेगा? ये 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ये मिलेगा, वुमेन को मिलेगा। ठीक, और प्रति ब्रांच जिन जिन बैंक को अथॉरिटी मिली है ये स्कीम आप संचालित करिए, तो प्रति बैंक ब्रांच, ठीक है ना, हर एक ब्रांच में एक एससी को, एसटी को और वुमेन को कम से कम 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन हर एक ब्रांच जो है मिलेगा, कम से कम एक व्यक्ति को। ठीक है ना, हाँ, कम से कम, ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम एक व्यक्ति को मिलना ही मिलना है। और क्यों मिलेगा? ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज अर्थात वो नया प्रोजेक्ट लगाए, ब्राउन फील्ड नहीं, ग्रीन फील्ड। रिमेंबर, मार्क माय वर्ड। तो को मिला के ये ध्यान देना है कि ग्रीन फील्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट लगाने के लिए नहीं, ग्रीन फील्ड। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आगे चलते हैं भैया। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने क्या कोल क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया? पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा है टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। 3 स्टेटमेंट्स हैं, आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी बड़ी ही क्रांतिकारी महिला थी, है अपने भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक। इन्होंने कई चीजों का राष्ट्रीयकरण किया था भैया, ध्यान दीजिएगा, कई चीजों का। पहला तो बैंकिंग का किया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था, 14 बैंकों का। ठीक है ना, 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1969 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी हरसेल्फ। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान था, 14 बैंक। ठीक है ना, इसके साथ साथ 1972 में 1972 में इन्होंने कोल क्षेत्र को भी, कोल सेक्टर को भी नेशनलाइज कर दिया था। ठीक है ना, 1972 में। इसके पहले क्या स्थिति होती थी? इसके पहले कोल सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर संभालते थे, अर्थात कोल को माइन से निकालकर उनको सेल करना, उनकी प्रोसेसिंग करना, ये तमाम काम प्राइवेट प्लेयर्स किया करते थे। एंड देयर वाज नो सुपरविजन एज सच ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दिस वाज द मेन इशू, एंड कंसिडरिंग इट वेरी इंपॉर्टेंट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू नेशनलाइज द कोल सेक्टर इन द ईयर 1972। तो बिल्कुल ये बात सही है, स्टेटमेंट जो है आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? नाउ द कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। लॉटरी बेसिस भैया पहले होता था, अभी क्या होता है? आंक्शन होता है, अब इसकी नीलामी होती है। लॉटरी बेसिस और नीलामी में क्या अंतर होता है? ध्यान दीजिएगा, लॉटरी बेसिस में लक काम करता है। ठीक है ना, ये लक काम करता है। 4 लोगों का नाम, 10 लोगों का नाम उसमें डाल दिया जाता है, एक को पिक किया जाता है, तो जिसका लक साथ देता है उसको जो है वो मिल जाती थी। ठीक है ना, कमान। लेकिन ऑक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे आपको बोली लगानी होती है, हायर द प्राइस हायर द पॉसिबिलिटी ऑफ योर्स टू विन। तो कुल मिला के जितना ज्यादा आप दाम लगाएंगे तो सबसे उच्चतम दाम वाले को, दाम वाला आदमी, उच्चतम दाम वाले को जो है फायदा होता था। ठीक है ना, फायदा होता था और कमान मिलती थी। ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया क्योंकि लॉटरी सिस्टम खत्म की, ऑक्शन, अब इसमें नीलामी हो रही है। तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा आते हैं, देखते हैं। टिल रिसेंट, अभी हाल फिलहाल तक इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। क्या सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कोल प्रोडक्शन में? बिल्कुल नहीं भाई, अभी भी इंडिया बहुत ज्यादा कोल प्रोडक्शन के लिए बड़ा संघर्ष कर रहा है। भारत अभी भी इंपोर्ट करता है टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड्स ऑफ द कोल, राइट? सो इंडिया स्टिल हैज टू इंपोर्ट लॉट टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड्स ऑफ कोल। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये होता है केवल स्टेटमेंट नंबर 1
तो ये आपका स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, ठीक है ना। इससे संबंधित विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट सीएसआर एक्चुअली मीन्स एंड हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले समझिए आप क्या होता है, ठीक है ना। सीएसआर बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास बहुत बड़ी कंपनी होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसमें आपकी नेटवर्थ जो होती है 500 करोड़ से ज्यादा हो, ठीक है ना, 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो, टर्नओवर जो आपका हो वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और आपका नेट जो प्रॉफिट हो वो 5 करोड़ से ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने नेट प्रॉफिट का, अपने प्रॉफिट का को मिलाकर 2% आपको दान देना होता है, खासतौर पे टू इंश्योर द वेलफेयर एक्टिविटीज, ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं में आपके उस दान का प्रयोग किया जा सके। तो बिल्कुल जो है ये देखिए क्या कह रहा है, कंपनी एक्ट 2014 ने इसको लागू किया, नहीं भैया, कंपनी एक्ट 2013 ने लागू किया। कंपनी एक्ट 2013 ने लागू किया, तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट, कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1%, देखो यहाँ भी गलती है, 1% नहीं है, ये 2% है। कितना है? 2%, ठीक है ना, ये 2% है, 1% नहीं है। कम से कम 2% आपको देना होगा। कंडीशन क्या है? 500 करोड़ आपकी क्या हो, नेटवर्थ हो, 500 करोड़ 500 CR आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, नेटवर्थ होनी चाहिए, ठीक है ना। 1000 करोड़ आपका क्या होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए, और 5 करोड़ एटलीस्ट आपका प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट, सॉरी, नेट प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको प्रॉफिट का अपने 2%, merely 2% of what you generate is to be paid into the account of CSR to ensure the welfare schemes। तो उसके लिए आपको 2% कम से कम आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसका हो जाएगा नीदर 1 नॉट 2। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 19, which one of the following is correct about the permanent settlement introduced in Bihar? You must have heard about a settlement called permanent settlement. This settlement was basically introduced by Lord Cornwallis in the year 1793, and it was very important settlement introduced by British government। और ये सबसे बड़ी खास सेटलमेंट इसलिए थी क्योंकि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में लागू की गई थी। इसमें क्या होता था पहले समझ लीजिए। ये सेटलमेंट ऐसी सेटलमेंट थी कि जिसमें जमींदारों को पूरा अधिकार बना दिया गया, इनको ओनर बना दिया गया, ठीक है ना। अभी इसके पहले क्या थे, ये रेवेन्यू कलेक्टर थे, लेकिन नाउ दे वर मेड द ओनर, ठीक है ना। अब वो ओनर बन गए और उनको कहा गया भैया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करिए, क्या करिए, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करिए, रेवेन्यू कलेक्ट करिए, और जितना कलेक्शन हो उसका 10/11 भाग सरकार को आपको पे करना है, पे टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये सरकार को पे करना है, और 1/11 भाग आप रखिए, मतलब टेक इट। तो कुल मिला के 1/11 भाग आप रख लीजिए, अर्थात जमींदार रखेंगे, 10/11 भाग किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कुल मिला के ये स्कीम थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में चली थी। इसका जो सबसे मेन चीज थी वो क्या थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये था आपका ये ऑप्शन नंबर बी, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब होता है अनुवांशिक बना दिया गया, मतलब अगर जमींदार है तो उसका पुत्र ही फिर वो जमींदारी उसको मिल जाती थी। इसके अलावा ट्रांसफरेबल था, अर्थात वो चाहता था तो उस लैंड को बेच भी सकता था या ट्रांसफर भी कर सकता था। तो ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। इसका उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है जमींदार व डिप्राइव्ड, क्या वंचित कर दिया गया, नहीं भाई गलत है, कहाँ वंचित, दे दिया गया उनको अधिकार, वंचित कहाँ हुए। लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, ये गलत है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ था भाई उस तरीके का, और ऐसा कुछ नहीं था सर की कोई सुपरविजन या ऐसा कुछ हो, पूरा फ्री था एकदम, इसलिए मनमानी वसूली होती थी। डी नंबर, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, तो एबोलिशन ऑफ जमींदारी नहीं हुई, बल्कि जमींदारी को लागू किया गया और जमींदार वर गिवन मोर अमाउंट ऑफ पावर्स। चलिए आगे चलते हैं। आइए, द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंसेस, ये टर्म जो है, ये इस टर्म का मतलब क्या होता है इसको समझिए। इंपीरियल प्रेफरेंसेस, इसका क्या मतलब होता है,
इसका सिंपल सा मतलब होता है स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटिश गुड्स ने पूरी तरीके से तबाही मचा दी, क्योंकि उनको बहुत सारी छूट और रियायतें मिली, जिसकी वजह से उनको बहुत बहुत ज्यादा उनको फायदा हुआ। लिहाजा इंपीरियल प्रिविलेज किसको मिला? ब्रिटिश गुड्स को मिला, ठीक है ना। जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पे सामान को इंपोर्ट कराते थे तो उनको रियायत मिलती थी, सहूलियत मिलती थी, जबकि भारतीय चीजों को अर्थात भारतीय वस्तुओं को जब वो ब्रिटेन जाती थी तो उस पर तमाम प्रकार के टैक्स लगा दिए जाते थे, जिससे भारतीय सामानों को हतोत्साहित किया गया और ब्रिटिश गुड्स को जो है प्रोत्साहित किया गया। तो मिला के यही आपका स्टेटमेंट हो जाता है, स्टेटमेंट नंबर 1 ये सही हो जाता है। चलिए आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The most effective contribution made by दादा भाई नौरोजी to the cause of Indian national movement was that। क्या मेन उनका भूमिका थी दादा भाई नौरोजी का? क्या क्या भूमिका थी इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। क्या उन्होंने एक्सपोज कर दिया इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश? बिल्कुल कर दिया भाई, इन्होंने एक्सपोज किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? एक्सपोज किया। इन्होंने ड्रेनेज थियरी दी। कौन सी थियरी दी थी? ड्रेनेज थियरी दी थी, ड्रेनेज थियरी दी थी। इस थियरी में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो धन है तो भारत का धन है, भारत का धन जो है, भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है। कहां जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा, तो बिल्कुल ये सही है, आपका ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, अच्छा इसके लिए उन्होंने किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। ये खास तौर पे किताब पब्लिश हुई थी 1901 में, ठीक है ना। ये 1 में पब्लिश हुई थी, ध्यान दीजिएगा ये किताब। इसमें उन्होंने एक्सपोज कर दिया था पूरी तरह से। दूसरा स्टेटमेंट, इंटरप्रेटेड द एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट एंड रिस्टोर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन। इनमें इनका कोई रोल नहीं था, ठीक है ना। ये खास तौर पे सिर्फ उसी संबंधित थे। तीसरा स्टेटमेंट, स्ट्रेस्ड द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल सोशल एविल्स। तो इस सामाजिक आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं था, इस बात को आपको समझ रखिए। इन्होंने बस वही ड्रेनेज थियरी दी थी, ठीक है ना। बहुत अच्छा खासा या कोई टिपिकल इनका रोल देखने को नहीं मिलता। आइए आगे चलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? केवल 1। चलिए आगे चलते हैं। Which among the following British official lost their lives at लखनऊ? इनमें से कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने लखनऊ के अंदर अपनी जान गंवा दी? भारत के अंदर खास तौर पे देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो जनरल जॉन निकोलसन थे, जनरल नील थे, मेजर हैवलॉक थे, सर हेनरी लॉरेंस थे। सब मरे, सब के सब मरे, भारत में मरे। लेकिन मसला क्या है कि आप देखिए, पहले ये दो तीनों थे, ये लखनऊ में खत्म हुए, मतलब लखनऊ के अंदर, ठीक है। जबकि निकोलसन जो था वो दिल्ली में मरा, ठीक है ना, दिल्ली में मरा। लेकिन मरे चारों। तो पूछ क्या रहा क्वेश्चन कि किसने लखनऊ के अंदर जान गंवाई? तो 2 3 4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। और ये दिल्ली में खत्म हुआ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मरे चारों। चलो भाई आगे चलते हैं। क्या है? कूका मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कूका मूवमेंट, कूका मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया, ध्यान दीजिएगा। कूका मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया। तो कूका मूवमेंट जो है ये ऑर्गेनाइज कब किया गया? पहली बात उसको समझिए, किसने किया। कूका मूवमेंट खासतौर पे पंजाब में चला, ठीक है ना। ये पहले धार्मिक आंदोलन था, ये भी धार्मिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य था टू प्यूरिफाई द सिखिज्म, इसका उद्देश्य था सिख धर्म को शुद्ध करना। लेकिन बाद में क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसको चलाया किन्होंने? गुरु रामदास ने चलाया, ठीक है ना। अगर ईयर याद करना हो तो 71-72, 1871-72 याद कर लीजिएगा, एडी, ठीक है ना। ये आपकी टाइमलाइन है। पंजाब में चला, गुरु रामदास इसके जो है लीडर थे और इसका शुरुआती उद्देश्य था सिखिज्म को प्योर करना, लेकिन बाद में ये क्रांतिकारी आंदोलन में परिवर्तित हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 2 more questions are to go. Okay, who founded रामोसी कृषक जत्था इन महाराष्ट्र? रामोसी कृषक जत्था, ठीक है ना, रामोसी कृषक जत्था, इसकी स्थापना किसने की? ध्यान दीजिएगा। तो इसकी स्थापना किसने की? वासुदेव बलवंत फड़के ने की, ठीक है ना। महाराष्ट्र के बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे वासुदेव बलवंत फड़के, इन्होंने की थी, ठीक है ना। 1879 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, आप सीधा रामोसी कृषक जत्था 1879 किसने की थी? मतलब वासुदेव बलवंत फड़के। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
अंतिम प्रश्न, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो ऑफ द लिस्ट। चलिए देखिए क्या है, एक तरफ विद्रोह है, दूसरी तरफ स्टेट की लिस्ट है, ठीक है ना, मिलाना है हमको। जैसे मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ भैया? 1921 में हुआ, ठीक है ना। कहाँ हुआ? केरला में हुआ, ध्यान दीजिएगा, केरला में हुआ मोपला विद्रोह। 1921 किसानों का विद्रोह था, अली मुसलियार इसके लीडर थे। अली मुसलियार इसके लीडर थे, ध्यान दीजिएगा। कब हुआ? 1921 में हुआ। पाबना विद्रोह, ध्यान दीजिएगा, पाबना विद्रोह कहाँ हुआ? ये बंगाल के अंदर हुआ 1873 में, ठीक है ना, 1873 में हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एका मूवमेंट कहाँ हुआ भाई? अवध क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? अवध क्षेत्र में हुआ। मदारी पासी इसके लीडर थे, 1921-22 में हुआ, ठीक है ना, 22 में, 1921-22 में ये हुआ। और बिरसा मुंडा रिवोल्ट कहाँ हुआ? बिरसा मुंडा रिवोल्ट बिहार में, आधुनिक झारखंड, पहले बिहार था, अभी आधुनिक क्या हो गया? झारखंड में हो गया है, झारखंड में, ठीक है ना। और 1899, ये टाइमलाइन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसको मिला लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? मोपला पहले का पहला हो गया, और पाबना रिवोल्ट है तीसरा, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तो ये, ठीक है। तो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसी उत्साह के साथ मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।